अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आई होप कि आपने जेकेपी कांस्टेबल का पेपर अच्छे से दिया होगा और हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी गलतियाँ हुई जो हमें सुधारनी है। नेक्स्ट जो हमारा सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें हम कैसे ये एरर्स रेक्टिफाई करेंगे। एक एक चीज़ हम बड़ी बारीकी से देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें एरर्स हुए, कहाँ पे गलतियाँ हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। अच्छे से पेपर को एनालिसिस करेंगे क्योंकि मुझे एक शेर याद आ गया, गिरते हैं शहसवार मैदान कारज़ार में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चल ना सके। पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 3 महीने पहले इसका फॉर्म निकल गया था। बच्चों ने क्या किया, देखा बहुत सब ने बोला 4000 पोस्ट्स है और सब ने भरने के लिए तैयार हुए। वजह क्या हुआ, 3 महीने से वो दिन रात मेहनत करते रहे। अब ये देखो कि उनके मार्क्स अगर कम बन गए। बहुत लोगों को जिन्हें पिछले 3 महीने से प्रैक्टिस करते हुए हो गए, उनके मार्क्स 50 भी नहीं बन रहे। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो 50 से नीचे ही रह गए। देखना यह है कि 3 महीने अगर हमने पढ़ा, सिलेबस भी एक एक चीज़ कंप्लीट किया, ये फिर भी इतने ही मार्क्स क्यों आ गए। एक एक चीज़ बारीकी से देखेंगे और एनालिसिस करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे जीके का। धीरे धीरे हम ये सारा पेपर एनालाइज करेंगे, उससे हमारी नॉलेज और ज़्यादा हो जाएगी और हमारी गलतियाँ सारी सुधर जाएंगी। बिना वक्त ज़ाये किए हम चलते हैं आगे और इसका कट ऑफ भी हमें देखेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगा इसका, इस वाले पोर्शन का। धीरे धीरे हम सारे ये पार्ट्स का रेंज करेंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर आपने किया ये ठीक है, फिर हम उसका मीन निकालेंगे लास्ट में, देखते हैं कितना कट ऑफ रह सकता है। अगर आपका स्कोर वहाँ तक रह सकता है फिर आप सेफ हो, अगर नहीं रहता है फिर आपको अच्छे से नेक्स्ट तैयारी करनी होगी। चाहे पटवारी का करोगे, चाहे सब इंस्पेक्टर का करोगे, चाहे फॉरेस्ट का करोगे, चाहे वाइल्ड लाइफ गार्ड का करोगे। चलिए हम देखते हैं ये क्या बता रहा है। इंडिया बिकेम ए रिपब्लिकन डे ऑन। रिपब्लिकन डे क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। और क्या हुआ था 1947 में, ये 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। लेकिन अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, मतलब वो फुल्ली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल नहीं बनी थी, इसलिए हम बोल रहे थे उस टाइम वो रिपब्लिकन नहीं बना था। बहुत सारे लड़कों ने ये आंसर दिया था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। रिपब्लिकन कब बना था, 26 जनवरी 1950। अगर आपने प्रीएम्बल अच्छे से पढ़ा होगा, जस्ट एक पेज का है, वी द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिजॉल्व इंडिया एज दिस, उसी में आता था एक ही डेट आता है, वो 26 नवंबर 1949 यही था। उस टाइम में इनैक्ट हुआ था। इनैक्ट मतलब लॉ पास हुआ था, लेकिन अभी वो एनफोर्स लोगों पर नहीं हुआ। एनफोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। क्योंकि 26 जनवरी 1950 में हमने क्या किया था, 26 जनवरी यही डेट था 1930 में, 29 या 30 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला हम इंडिपेंडेंस मनाएंगे और अपना झंडा लहराएंगे, और रवि पे उन्होंने अपना झंडा लहराया था। उसी डे से ये रिजम्बल होता है 26 जनवरी, और इस पर रखा गया था 26 जनवरी 1950 रिपब्लिकन डे है। तो इसी तरह से ये पढ़ने होते हैं कि एक एक चीज़ें क्वेश्चन गलत क्यों हुई, ये नहीं होने चाहिए। चलिए आगे। विच आर द, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, हु वन द फर्स्ट वर्ल्ड कप, ये यूरुग्वे है। किसके साथ जीता था, अर्जेंटीना में। फीफा वर्ल्ड कप था 1930 में, पहला ही वर्ल्ड कप था फीफा का, और उसमें यूरुग्वे पैराग्वे अगर आपने देखा, ये नॉर्थ अमेरिका, इसकी जियोग्राफी भी देखो, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे क्या है, पनामा, और यहाँ पे यूरुग्वे पैराग्वे यहाँ होगा अर्जेंटीना के पास। ये बात याद रखना, ये भी इसी तरीके से पढ़ना होगा। चलिए आगे। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहला होम मिनिस्टर कौन था, वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल।
एक फ्रीडम फाइटर था जिसको हम बोलते थे आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ वो आयरन का पुतला भी बनाया गया था उसको। कहाँ है वो? गुजरात। इसके बाद डॉक्टर एस राधा कृष्णा कौन था? फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड इसी को मिला था। भारत रत्न अवार्ड जो था वो इसी को मिला था। और वाइस प्रेसिडेंट कौन था पहला? वही पहला वाइस प्रेसिडेंट था, भारत रत्न यही था। और टीचर्स डे है जो है वो उसी के ये बर्थडे पे मनाया जाता है। अब रहा लाल बहादुर शास्त्री। इसके बारे में अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर था। कौन था? फर्स्ट नॉन कांग्रेस, मतलब तब तक सिर्फ कांग्रेस वाले ही आते हैं, जब तक 1978 में आया था ये लाल बहादुर शास्त्री साहब प्राइम मिनिस्टर। और क्या किया था उसने? ताशकंद एग्रीमेंट 11 जनवरी 1966। उसके बाद ये वापस आते ही ये उसकी डेथ हो गई थी। ये मिस्टीरियस डेथ हो गई उसको ताशकंद उज़्बेकिस्तान से वापस आते ही। ये बात याद रखना, इसके रिलेटेड है क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन आया था, अगली बार ये क्वेश्चन आएगा। इतना ही फ़र्क होता है लेकिन ये सारे पढ़ने होते हैं। तो प्रेसिडेंट कौन था? राजेंद्र प्रसाद। ये तो बच्चों बच्चों को भी पता है। प्रेसिडेंट था राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट कौन था? स्वामी राधा कृष्णा। चलिए आगे। द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजार्डरी कौन थे वो? बहुत सारे बच्चों ने दिया था रामानुजम लिखा है लेकिन रामानुजन है। तो ये मैथमेटिशियन था, थ्योरी में पढ़ता। ये बहुत से ये थ्योरीज लिखता था जिनका सलूशन भी फिर ढूंढना मुश्किल होता था। ये थ्योरी बताता था, इसको बोलते थे कौन देता था आपको, ये कहाँ से लाई थ्योरी? ये बोलता मुझे गॉड देता है। लेकिन इनका अभी भी बहुत सारे ये इनका प्रूफ नहीं हुआ। सपोज इसने बोला सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 = -1/12, मतलब अप टू इन्फिनिटी। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू इन्फिनिटी इज -1/12। लेकिन ये इसको ये कैसे आए इसको भी पता नहीं था, लेकिन आ रहा था उसका। लेकिन ये नहीं था, बहुत सारे बच्चों को ये गलत हुआ। शकुंतला देवी थी इसका आंसर। चलिए आगे। ये वाला भी बहुत सारे बच्चों को गलत हुआ था कि अमृत बाजार पत्रिका कौन था? बंगाल गैजेट। क्या बंगाल गैजेट किसने? हेके था ब्रिटिशर्स का, उसने 1780 में ये बनाया था। अमृत बाजार पत्रिका किसने बनाया था? शिशिर कुमार घोष। ये भी बंगाल का ही था, ये बंगाली लैंग्वेज में था। जब वर्निकुलर एक्ट 1978 था, किसने लाया था? वो लिटन ने बोला कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं ये वर्निकुलर लैंग्वेजेस में, अपनी लैंग्वेज में जो बनाते हैं। इसलिए हम इनको क्या करेंगे, इनको थोड़ा वो सप्रेस किए, मीडिया सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं। इसलिए इस अमृत बाजार पत्रिका को फिर चेंज किया इंग्लिश में, फिर ये इंग्लिश में आता था। लेकिन ये पहला न्यूज़पेपर नहीं था, पहला था बंगाल गैजेट जो हैके का था। चलिए आगे। ये इसी तरह से पढ़नी होती है, तभी जाके ये आपको याद रहेंगे। वो रोड ये किसको पता नहीं होगा कि टर्बुलेंस जब हुई थी 1990 में इन कश्मीर, उस टाइम कौन था? जगमोहन था गवर्नर। वाज द गवर्नर ड्यूरिंग टर्बुलेंस, वो था जगमोहन। उसी ने लिखी थी माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। क्या है? विच सिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? कौन थी? बेंगलोर थी इलेक्ट्रॉनिक सिटी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स IT वाईटी वहाँ चलता है। हैदराबाद भी इलेक्ट्रॉनिक्स में है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसको हाईटेक सिटी हम बोलते हैं हैदराबाद को, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर को बोलते हैं। बोडो लैंग्वेज। बोडो लैंग्वेज कहाँ है? असम में। असमीज़ की लैंग्वेज असमीज़ भी है, बोडो लैंग्वेज भी है। कर्नाटक के वालों की कन्नड़ है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप? किसकी कैपिटल है? कवारती। कवारती है लक्षद्वीप की कैपिटल, कवारती आइलैंड। ये आइलैंड पे है, कैपिटल भी यही है। दिल्ली की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। पोर्ट ब्लेयर का शायद नाम चेंज हुआ, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल है।
जो अंडमान एंड निकोबार जो यूटी है हमारी, जो समंदर में है, वो उसी की कैपिटल। पौंडीचेरी क्या है? पौंडीचेरी की कैपिटल। ये बात याद रखना। ये डिस्कार्ड भी हो सकते थे, दिल्ली नहीं आएगा, पोर्ट ब्लेयर नहीं आएगा, पौंडीचेरी नहीं आएगा, करावती। अब क्या है? विच व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूएन बॉडी दैट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन द मेंबर स्टेट्स? ये मैंने अच्छे से पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर में। आपको मेरे लेक्चर सारे देखने थे, कम से कम 30-40 मार्क्स तो आते थे उसमें भी। 20-25 लेक्चर्स में ही आपको 30-40 मार्क्स बनते थे। अगर आपने नहीं देखा फिर भी अभी भी देख लो, अभी आपका वो इसका टेलीकम्युनिकेशन का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें ये फ़ायदा मिलेगा आपको। क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ और ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये बिटवीन द स्टेट्स। ये क्या है? अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व है इंडिविजुअल पे, ये बिटवीन द स्टेट्स। ये मैंने अच्छे से दोनों की डिफरेंस बताई थी ICC और ICJ के बारे में। ये भी मैंने बताया था जनरल असेंबली क्या है, ये क्या काम करते हैं, इसके कितने मेंबर्स है, ये भी मैंने बताया। सिक्योरिटी काउंसिल का क्या, ये भी मैंने बताया था। ह्यूमन राइट्स काउंसिल का क्या रोल है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये भी मैंने बताया था कौन कौन ये कंट्रीज़ हैं। मैंने मैप्स के ज़रिए आपको अच्छे से दिखाया कि जितनी भी अटैच्ड कंट्रीज़ है इंडिया को, यहाँ 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 वो सारी है। सपोज़ भूटान है, नेपाल है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है। ये भी मैंने बताया था कि अफ़गानिस्तान ने 2007 में ये किया, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। आगे चलें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन है? वो है 8। B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, ये सारी। ये याद ही रखना, इनके केमिकल नेम्स भी याद रखना क्योंकि ये आएंगे, इनके केमिकल नेम्स भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज किसने रिसीव किया? पहला कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। ये सारे फर्स्ट नोबेल प्राइज लोरेटस ही है, लेकिन ये है पहला फिजिक्स, ये है पहला, रविंद्रनाथ पहला है जिसने नोबेल प्राइज विन किया। इसके बाद CV रमन, ये है फर्स्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ये फिजिक्स का पहला है। मदर टेरेसा की थी, ये भी पहली खातून है जिसने नोबेल प्राइज़, ये सारे पहली खातून जिसने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया वो मदर टेरेसा। CV रमन पहला आदमी जिसने फिजिक्स में नोबेल प्राइज़। रविंद्रनाथ टैगोर पहला है जिसने नोबेल प्राइज़ जीता। सरोजनी नायडू कौन है? फर्स्ट फीमेल गवर्नर, सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो यह, चलिए आगे, ज़्यादा देर नहीं। अब यह है कि फादर ऑफ इंडिया सिनेमा, दादा साहब फाल्के अवार्ड्स अगर आपने सुने हैं वहाँ से भी आपको पता चल जाता कि दादा साहब फाल्के है। इसके बाद ये तो डायरेक्ट ही याद रखना है। मेजर डायन, ये फेमस बुक इसने गोल लिखी है। पेट्रियोलॉजी इज स्टडी ऑफ, ये डायरेक्ट अगर आपको पता है फिर ठीक है, ये इस एलिमिनेट भी हो सकते हैं क्योंकि पेडियोलॉजी सॉइल का होता है, लैंड का जियोग्राफी होता है, मिनरल का मिनरलॉजी, और अब रहा रॉक का पेट्रोलॉजी। ये इस तरीके से ये बात याद रखना, ये नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए इसी तरह लिख के रखना, याद रखना ये। चलिए आगे। द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू मूव फ्रीली दो आर्टिकल्स में आता है, एक आता है 19 में, एक आता है 21 में। अगर यह विद इन इंडिया लिखा है, ये लिखा है विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब 19 में आते हैं इतने आर्टिकल्स, SAAMRT। S मतलब स्पीच, A मतलब ये असेंबली, A मतलब एसोसिएशन, M मतलब मूवमेंट विद इन इंडिया, और मूवमेंट आउटसाइड इंडिया वो आता है राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में। T मतलब ट्रेड, R मतलब रिसाइड, रेजिडेंस। तो ये बात याद रखना। आर्टिकल 11 क्या एक्चुअली बताता है, वो सिटीज़न के पार्लियामेंट को पावर है कि वो किसको सिटीज़नशिप दे किसको ना दे, मतलब लॉज बनाने हैं सिटीज़नशिप पे, वो आर्टिकल 11। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 12 बोलता है स्टेट, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि वो 2-3 घंटे का लेक्चर है। फिर आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 13 बोल रहा है जो भी लॉज इनकन्सिस्टेंट हो गए फंडामेंटल राइट्स से, वो नल और वाइड करार देंगे, वो इनवैलिड है। फिर उस पर केस कितने, इंदिरा सोनी बाकी चीज़, ये कितने कितने केसेस हुए उसमें, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। आर्टिकल 13 की यही है कि जितने भी इनकन्सिस्टेंट लॉज होंगे इसके फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ जो है वो सारे रद्द है।
तो उसमें से कौन कौन से लॉज आते हैं, कौन नहीं आते, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आते हैं, वो अलग बात है। वो मैं 19 का मैंने बताया कितने आर्टिकल्स आते हैं मेरे इसके, 19 ABCDE, एफ नहीं आता, जी आता है ये। फिर आर्टिकल 22 क्या बताता है, राइट अगेंस्ट अरेस्ट। अगर किसी को अरेस्ट करना है, अगर किसी को अरेस्ट कर भी लिया, इसको पहले पूछ के ले जाओ, अरेस्ट करो। और अगर इसको ये अरेस्ट किया बिना किसी मकसद के, उसको वो मतलब वो फिर प्रैक्टिशनर, ये प्रैक्टिशनर जो हो लॉयर होता है, इसको हायर खुद करे, ना कि गवर्नमेंट कोई ऐसे इरा गिरा लॉयर आए जो फिर जीतेगा नहीं, उस तरीके से अगेंस्ट अरेस्ट्स, ये फंडामेंटल राइट्स। तो फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ फ्री इंडिया, वो मैंने ऊपर ही बताया था, कौन है, सरोजनी नायडू। तो इंदिरा गांधी कौन थी, फर्स्ट वुमेन PM, प्राइम मिनिस्टर। गवर्नर, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। सरोजनी कौन, सरोजनी नायडू थी फर्स्ट गवर्नर। और सुचिता कृपलानी कौन थी, CM, चीफ, फर्स्ट वुमेन CM। तो और कौन थी ये, वजह लक्ष्मी पंडित, इंडियाज फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर, ये थी कैबिनेट मिनिस्टर फर्स्ट। ये सारे याद रखना, जितने भी मैंने यहाँ डिटेल्स बताई या लिखी है, ये अच्छे से आप भी पढ़ना। जनता का मतलब क्या है कि आर्मी ने ये टेक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं कू, COUP, कू। सपोज कोई प्राइम मिनिस्टर है, उसको हटा दिया, फिर मिलिट्री ने खुद ही रूज किया, फिर खुद ही राज करना स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं जनता हम। चलिए आगे। हाँ, गिपमोची, मैंने अच्छे से मैप्स पे ही दिखाया कि यहाँ है कश्मीर, यहाँ है नेपाल, यहाँ है भूटान, यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, भूटान यहाँ है सिक्किम, यहाँ है चाइना, ये मैंने दिखाया अच्छे से। और सिक्किम, भूटान, चाइना यहीं पे आएगा इसको, ये गिपमोची माउंटेन। तो ये बात याद रखना। चलिए आगे। हाँ, द फर्टाइल, ये भी मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि 2 फर्टाइल प्लेन्स जो है, इनको दोआब्स बोलते हैं। मैंने बताया था रचना दोआब, जो बारी बिश्त, जो सारे दोआब्स मैंने बताया, वो भी पढ़ना। ये मैंने अच्छे से आपको बताया था, दोआब ही बोलते हैं। चलिए आगे। व्हाट्सअप, वेब चैट, गूगल किसने, ये करंट का क्वेश्चन था, अगर आपको आता होगा ये हांगकांग, अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं, किसने बैन की थी ये ऐप्स। ये भी तो, ये एग्रीकल्चरल के बारे में था, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये उसमें ही क्वेश्चन था। कौन थी, मणिपुर। अगर आपको ये सुना होगा, पढ़ा होगा, तब जाके ये कर सकते हैं आप, मणिपुर। चलिए आगे। इन 2020 विच इंडियन स्टेट, आशीर्वाद स्कीम, आशीर्वाद स्कीम ये 2020 में आई थी, कब, पंजाब ने लाई थी, किसके लिए, कि जो ये डॉटर की, किसी बेटी की शादी हो, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। ये कश्मीर में भी आया था ये स्कीम शायद। हाँ, ये पहले पंजाब ने 2020 में लॉन्च की थी। गवर्नमेंट स्ट्रेटजी रिगार्डिंग द एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी लगाई कि शायद ये मोनी के बारे में होगी, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी यही है कि मोनी को कैसे कंट्रोल किया जाए, मतलब इन्फ्लेशन रोकने के लिए। वो गवर्नमेंट, वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ करता है, वो विद इन, मतलब सिटीजन्स को मतलब रोकता है। बैंक्स के बारे में, इंटरेस्ट कितना रखो, क्या करो, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी ये है कि एक्सपेंडिचर इनकम्स के बारे में कंट्री के, ये भी नहीं आ सकता है। फाइनेंशियल पॉलिसी और कमर्शियल पॉलिसी के बीच में, कमर्शियल पॉलिसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शायद उसी के बारे में, वो क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करे, टैरिफ्स वेरिफ्स के बारे में, बाकी चीज़। फाइनेंशियल पॉलिसी भी यही होती है, फिजिकल पॉलिसी। इसलिए कमर्शियल पॉलिसी, इसका डिस्कार्ड आराम से हो सकता था अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होता। को ये भी मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि रवि सतलज ब्यास किसके अंडर आता है, इंडिया की। इंडिया यहाँ से कुछ भी कर सकता है इन रिवर्स पेशा इरिगेशन के, इनको कुछ भी आप छोड़ना नहीं है बाहर पानी, अगर ये चाहे तो। और रह गया था इंदस चिनाब जहलम, ये तीन पाकिस्तान के हक में।
ये भी मैंने अच्छे से बताया था आपको। अब पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में, रैटल हाइड्रो पावर, ये मैंने बताया था, ये किश्तवाड़ में है। और किसने जॉइंट वेंचर किस किस के बारे में बीच में था, ये NHPC, का मतलब क्या है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, और JKSPDC ऑलमोस्ट एवरी पावर प्रोजेक्ट में मुलविस है, इसलिए ये आ सकता था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये बात याद रखना। ये सारे बाकी ये पावर्स के बारे में ही कंपनियां हैं। अब ये भी तो करंट में ही था, रिसेंटली जो श्रीनगर को दिया था वर्ल्ड क्राफ्ट्स सिटी, ये करंट का क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन इसमें ये अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था कि किस नंबर पे कंट्री थी, 4th था क्या था। अब ये जयपुर था, मतलब अगर आपको इतना इतना सारा शायद कोई नहीं याद रखता था, ये याद रखा होगा आपने कि क्योंकि ये बहुत सारी लाइक ये बहुत टाइम से न्यूज़ में था कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बन गई थी, लेकिन ये नहीं पता था कितने नंबर पे, क्या नंबर पे था। ये शायद मुश्किल ही लगा होगा आपको। इसमें बहुत थे, जयपुर, मालापुरम और हैदराबाद। अब ये देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स। पहले आया 370, जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई हमने, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसके बाद 1965 में इनको बोला कि अब PM और सदर रियासत या प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं, इनको अब चेंज करो, CM और गवर्नर फिर बन गए थे गवर्नर और CM। इसके बाद आया था रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। Consider following statements. Shri Raghunath Ji Mandir, Jammu, is one of the largest temple complexes in North India. क्या ये सही है? हाँ, ये सबसे बड़ा ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट है। तो किसने बनाया था ये स्टार्ट किया गया था 1853 में। किसने? गुलाब सिंह ने। लेकिन गुलाब सिंह की मौत हो गई 1857 में। 1857 के बाद 1860 तक ये इसकी कंस्ट्रक्शन चलती रही। लेकिन राजा कौन बना था? रणबीर सिंह। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी गुलाब सिंह ने 1853 में, एंड किसने किया था? रणबीर सिंह ने 1860 में। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या? द टेम्पल वॉज बिल्ट बाय 1857 महाराजा हरी सिंह। ये तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया। ये किसने? रणबीर सिंह, गुलाब सिंह ने बनाया 1853 से 60। ये वाला डेट भी गलत है, रूलर भी गलत है, इसका मतलब इसका एक ही आएगा। इसी तरह से ये पढ़ने होते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस कब बना, क्या बना, किसने बनाया, कहाँ से स्टार्ट किया, किस डिस्ट्रिक्ट में है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है ये याद रखना। चलिए आगे। अब ये इन विच मंथ जीरी मेला इज सेलिब्रेटेड। 500 ईयर्स पहले क्या हुआ था? एक फार्मर था बाबा अगर जीतू, उसको एक बंजर ज़मीन दी थी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट के बोला, ये गवर्नमेंट ने सोचा ये बैरन लैंड है, इसको बोलेंगे चलो लगाओ ये ज़मीन, जो करना है करो, लेकिन हमें थोड़ा सा ही रेवेन्यू दे दो। क्योंकि उनको पता था ना, मतलब ना ही के बराबर इसमें से कुछ निकलता है, इससे पहले, इससे बेहतर है कुछ मिल जाए, इसलिए उन्होंने बाबा जीतो को दिया। बाबा जीतो ने क्या किया था? उसने उस बहुत कड़ी मेहनत के साथ इसने इसको बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाया था, और इसको टन्स ऑफ ये उसमें से ये दाने उग गए। लेकिन क्या हुआ? जब दाने उग गए, गवर्नमेंट को लालच हो गई, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको बोला आधा दे दो रेवेन्यू। तो बाबा जीतो ने क्या किया? उसने सुसाइड की उसी टाइम, उसी अपनी, और जो उसने ज़खीरा जमा किया था उसको, उसी पे उसने अपने आप को सुसाइड की। और उसी की वजह से जीरी मेला वो फार्मर्स पे मनाया जाता है। कब? जो ये उस पे भी अगर आपको ये भी पता है, ये फार्मर्स की वजह से है, जब उसने सुसाइड की थी, जब उसकी प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग के टाइम पे की थी। हार्वेस्टिंग कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। ये उससे भी आप निकाल सकते थे। चलिए आगे। लोकल टाइम सैफरान, ये तो लाखों बार आया है, ये क्या बताऊं मैं आपको। हाँ, ये बात कंफ्यूजिंग करने वाला था। क्या था? चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। पहले क्या होता था? PM और CM जम्मू एंड कश्मीर। कितने PM टेन्योर्स हुए थे? 5, मतलब 5 PMs हुए थे। अब क्या है? तो और इसके बाद 1965 में ये सब चेंज हुआ, बोला
पीएम की जगह सीएम बोलो, और जो सदर रियासत है उसको बोलो गवर्नर। अब देखते हैं थोड़ा सा। गुलाम मोहम्मद सादिक क्या था? वो था लास्ट पीएम 1965 से पहले। 1965 के बाद जब सीएम चेंज हुआ, उसके बाद यही बन गया सीएम भी, मतलब लास्ट पीएम फर्स्ट सीएम इस गुलाम मोहम्मद सादिक। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला क्या था? वो था सेकंड पीएम। और बख्शी गुलाम मोहम्मद क्या था? थर्ड पीएम। बख्शी गुलाम मोहम्मद को बोलते हैं चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कश्मीर। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। हु इज़ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कश्मीर? उसको बोलते हैं गुलाम मोहम्मद बख्शी। इसके बाद करण सिंह। करण सिंह किसका बेटा था? हरी सिंह का। पहला सदर रियासत प्रेसिडेंट वही बना था, और पहला गवर्नर भी वही बना था 1965 में। चलिए आगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत से बच्चों को गलत हुआ था। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वानिहाल काजीकुंड टनल रिनेम्ड श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बानिहाल काजीकुंड टनल है, ये नहीं बताया गया कि ये रेलवे है या रोड की है। अब ये बच्चों ने जब ये यहाँ से देखा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल ये रोड टनल है, उन्होंने बोले ये भी रोड टनल है, ये लार्जेस्ट नहीं है। T49 या T52 थी, उन्होंने इसको भी क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस कर दिया। लेकिन यहाँ देखो ट्रिक क्या थी, यहाँ बानिहाल काजीकुंड टनल थी। ये आपको इंटरनली समझना था, ये रोड टनल और रेलवे था। इसको कुछ नहीं करना था, ये इस दिमाग में रखना था, ये रोड और रेलवे था। इसके बाद रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसको बोलते हैं? चिनैनी नाशरी टनल। मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। काजीकुंड टनल अलग है, अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल अलग है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? ये बानिहाल काजीकुंड इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल। हाँ, बानिहाल टनल जो है वो रेलवे टनल है वहाँ पे एक, वो 11.2 किलोमीटर है, मतलब है भी। अब क्या है? लॉन्गेस्ट भी है। अब क्या है, हमें ये दिमाग में रखना है, ये कह रहे होंगे शायद बानिहाल काजीकुंड टनल रेलवे टनल के बारे में। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन ठीक था। अब कुछ लोग बेवकूफ़ी से इसको रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, इसका कुछ नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल एज इट इज़, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ये आपको उसी तरह करना चाहिए था। हाँ, अब ये विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। एशिया का सबसे सेकंड इन द फुट हिल्स ऑफ द हरमुख माउंटेन। हरमुख माउंटेन कहाँ है? गांधरबल में और बांडीपुर में। बांडीपुरा, गांधरबल, फिर उधर कुपवारा की ओर, मतलब वो बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है। तो क्या है? वोलर लेक है लार्जेस्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इसके बाद क्या है? सुरेंसर जम्मू में लेक, ये इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। सुरेंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहीं पे है। डल लेक भी है, श्रीनगर में ही है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ये बड़ा नहीं है। ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद मानसबल है डीपेस्ट लेक इन इंडिया। तो इसको क्या बोलते हैं? सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। जिम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ ये लोटस जो है वो वहीं पे उगते हैं मानसबल में। अब क्या मसला था? लोगों ने बताया मानसबल, लेकिन मानसबल छोटा सा लेक है, वो तो कश्मीर में भी सेकंड है, एशिया कहाँ कहाँ होगा सेकंड? तो अगर हम देखेंगे, एक ये है वॉल्यूमस लेक है, एक लेक बेकल जिसको बोलते हैं हम, वो एशिया में ही है, यहाँ इसके पास रशिया में, प्रोबेबली। वो देखना खुद ही, लेक बेकल, और वो सबसे लार्जेस्ट लेक है। इसके बाद ये वॉलर है सेकंड। वो डीपेस्ट लेक भी है वर्ल्ड का, लेक बेकल। तो मुझे लग रहा है मैंने आज बहुत ज़्यादा टाइम लिया आपका, और अब हम अगर देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस इजी थे। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये क्वेश्चन ट्रिकी था, इसका मैं इजी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी था। ये बहुत इजी था, ये बहुत इजी, ये इसका मैं बता सकता हूँ इजी नहीं था, मॉडरेट था, क्योंकि डेट पूछा गया था। अगर आपको ये बाबर जितू के बारे में, जीरी मेला के बारे में उतना ज़्यादा इल्म नहीं था, फिर एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये दो ये बहुत इजी था, ये बहुत इजी था।
ये थोड़ा ट्रिकी था, 3 मैं बता सकता हूँ ये ट्रिकी था। ये थोड़ा टफ था क्योंकि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते, फिर कौन ऑर्गेनाइज करता है वो तो बात ही नहीं है। ये 2-4 इसमें मैं बता सकता हूँ 4 डिफ़िकल्ट थे, लेकिन 6 बहुत इजी थे जो आपको छोड़ने नहीं थे। इन एनी हाउ आपको 6 नहीं छोड़ने थे। 4 इसमें मुझे 2 इसमें भी बहुत डिफ़िकल्ट थे और 2 इसमें मॉडरेट के थे। मतलब अगर इन चारों में से आपको एक भी निकला, मतलब 7 मार्क्स तो आपको आने ही चाहिए थे इसमें, 7 मार्क्स। मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आपने 6 to 7 मार्क्स लाए हैं, ये आपके लिए अच्छा स्कोर है। 7 मार्क्स सबसे अच्छा स्कोर है सिलेक्शन वालों का। चलिए आगे। ये इजी था। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि हम स्टेट्स की स्कीम ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं, ये डिफ़िकल्ट था। सेंट्रल एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चरल वाला हुआ, ये इम्पोर्टेंट था, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। ये मॉडरेट का था क्योंकि हम दूसरी कंट्रीज़ ये नहीं कि किसने क्या बैन किया, ये हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत इजी था। ये मॉडरेट का था क्योंकि हम गुपमुची के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। जुनता उसमें फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में आता है, ये आपको पढ़ना चाहिए था, ये इजी था। ये भी इजी था क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन था। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन था। ये भी बेसिक सा, मतलब बेसिक ही मानेंगे इसको। इजी टू मॉडरेट मैं बता सकता हूँ। ये थोड़ा टिपिकल था लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट मैं बता सकता हूँ। ये इजी था, ये वाला भी इजी था। ये वाला मॉडरेट था। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कौन कौन है, लेकिन साइंस वालों को ये किया होगा आराम से। ये वाला भी बहुत इजी था, ये वाला भी बहुत इजी था, ये वाला भी बहुत इजी। ये वाला थोड़ा टिपिकल था। अगर आपने लैंग्वेजेस पढ़ी थी होगी स्टेट्स की, ये आपने इजी से किया होगा। हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, उतना हम ज़्यादा नहीं पढ़ते इसके बारे में, लेकिन थोड़ी बहुत आईटी वाईटी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो बेंगलोर आपने दिया होगा। मतलब इसको भी मैं इजी रखता हूँ। जगमोहन, ये तो सबको पता होगा कि टर्बुलेंस इन कश्मीर किसने लिया, अगर आपने बुक्स एंड आथर्स कश्मीर के पढ़े होंगे। ये बहुत इजी था। ये भी बहुत इजी था। ये भी बहुत इजी था। ये थोड़ा टिपिकल था क्योंकि यहाँ बहुत सारों को रामानुजन दिया था, पहला ही ऑप्शन देख के डाल दिया। ये बहुत इजी था। ये भी बहुत इजी, ये भी बहुत इजी। इसका मतलब अगर आपको 25 मार्क्स थे, उसमें से मैं बता सकता हूँ कि 5 थे डिफ़िकल्ट, 4 तक थे मॉडरेट और बाकी इजी थे तकरीबन। अब मैं बता सकता हूँ 16 मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इजी थे। 16 इजी थे और 4 थे मॉडरेट। 16 4 कितने हो गए? 20। अच्छा, 16 इजी, 4 मॉडरेट और 6 और 5 डिफ़िकल्ट, अगर मैं ये कह सकता हूँ मेरे एनालिसिस के हिसाब से। इसका मतलब ये 16 तो आपको करने ही चाहिए थे। 4 में से आपको अगर 1-2 भी हो सकते थे, अगर 5 में से आपको 1-2 भी हो सकते थे, मतलब 5 4 9, अगर आपको इन 9 में से 3 भी हो सकते थे, वो भी मतलब 19 आपको लाने ही थे। अगर मैं ये बता सकता हूँ कि 19 भी नहीं रख सकता मैं, सपोज 18 to 20, 18 to 20 आपको लाने थे। उसमें मैंने आपको बताया 6 से 7 मार्क्स आपको लाने थे। मतलब आपको 35 में से कितने लाने थे? 24 से 20 और 7, 27 तक। 24 से 27 तक आपको आनी ही चाहिए थी। मैं ये रेंज इसलिए बता रहा हूँ 24 से 27 तक, क्योंकि अगर कोई बच्चा उसने 24 या 23 या 22 भी किए होंगे, हो सकता है उसका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, उसने 20-25 में से 20 भी किए होंगे, 21 भी किए होंगे। इसलिए मैं इसका थोड़ा रेंज दे सकता हूँ कि
यही 24, 27 या 23, 28 भी किसी ने किए होंगे, इसी के आसपास इसका रेंज बनता है। ये इस वाले पोर्शन का कट ऑफ हो सकता है। अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं आगे आगे हम चलेंगे और एनालिसिस करते जाएंगे, फिर लास्ट में इसका मीन देखेंगे, देखते हैं कैसा निकलता है। ऐसा नहीं आपको ये क्वेश्चन नहीं आए या आपको डिफिकल्ट ये किसी ने नहीं किया, मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन बच्चे नहीं छोड़ते यूजुअली, उसी की बात मैं करता हूँ जो 20 से 27 इसमें थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पार्ट पे, उसका भी इसी तरह डीप एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कितना स्कोर रहेगा। थैंक यू।